नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं देश के उस मुद्दे की जिस मुद्दे को लेकर के चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। वो मुद्दा है नीट पेपर लीक का मामला। कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एनटीए द्वारा इसमें तमाम चीज़ें पेश की गई हैं और उसके बाद में जाँच की बात आ रही है, और अब चर्चा इस बात पर लाजमी हो जाती है कि इसमें तेजस्वी यादव के करीबी का नाम आना है। क्या तेजस्वी यादव भी इसमें संलग्न हैं? क्योंकि जो बात आई है कि जो परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, उनको गेस्ट हाउस में रुकवाया गया। गेस्ट हाउस में रुकने वाला जो अनुराग यादव है, जिसको गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया, अनुराग यादव के नाम के सामने गेस्ट हाउस के रजिस्टर में जो एंट्री है उसमें ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। और अब जो प्रीतम हैं, जो उनके पीएस हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री के, और ये आरोप लगाने वाले वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं। बड़ा सवाल ये है, छात्रों का भविष्य और अभिभावकों की उम्मीदें, इन सब के साथ यदि खिलवाड़ होता हुआ सामने आ रहा है, क्योंकि बात हो गई है इसमें कि एक तरफ ये बात सामने आ रही कि सीबीआई जांच की बात है, विपक्ष ने भी लगातार तंज कसे हैं, अब ये इसमें सियासत भी होने लगी है। बात है विद्यार्थियों के भविष्य की। लेकिन ये पहला मामला नहीं है देश में, इसके पहले भी न जाने शिक्षा से जुड़े हुए कितने इस तरह के मामले सामने आए हैं। ये मामले होते क्यों हैं, और इस तरह के मामलों में संलिप्तता जो होती है वो इस तरह के लोगों की क्यों होती है जो राजनीति में रहते हैं, जिनकी सक्रियता होती है। इस तरह के तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं सभी मेहमानों से। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आलोक सिंघई जी हैं। आलोक सिंघई जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार दामोदर राजावत जी हमारे साथ हैं। दामोदर राजावत जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। संदीप पाठक जी, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ में राधेश्याम अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक है। आपका बहुत स्वागत है राधेश्याम अग्रवाल जी। सैफ मलिक जी हमारे साथ हैं। सैफ मलिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। और श्याम मोहन अग्रवाल जी, श्याम मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, आलोक सिंघई जी आपके पास आना चाहूँगा। नीट कितना क्लीन, सवालिया निशान लगे हैं, और अब इसमें जो बात आई है कि उन अभ्यर्थियों को सरकारी गेस्ट हाउस में रुकवाया गया। सरकारी गेस्ट हाउस में जो एंट्री रजिस्टर है उसमें अनुराग यादव के नाम के सामने ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा है, और उनके पीएस ने, जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं, उन्होंने कमरा बुक करवाया था सरकारी गेस्ट हाउस में। ये बातें सामने आ रही हैं। जहां हमने चर्चा की शुरुआत की, जहां से कि छात्रों के भविष्य की बात की, 24 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर है। बिल्कुल सूरज जी, जिस तरीके से ये मसला उठा है नीट का, फिर नेट का, ये दोनों एग्जाम रोक दिए गए हैं, और ये बहुत अच्छा फैसला है एक तरीके से। दरअसल में आप ये देखें कि लालू यादव जब जेल में थे और जेल में उनकी जो सेवा करता था लड़का, उस लड़के को एग्जाम में बिठाला गया। हाँ। और वो उसका लिए कमरा बुक किया तेजस्वी के पीए ने, और ये इस तरीके से बिहार जो है पहले से बदनाम रहा है। हाँ। एग्जाम्स के मामले में, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, सभी में। और वो एग्जाम नीट में भी यही स्थिति। आप ये देखें, नीट में पहले जो होता था, अंधाधुंध भर्तियां हो जाती थी, और उसमें कोई आईएएस बन गया, यदि जैसे पीएसयू में आ गया, सरकारी सार्वजनिक उपक्रम में कोई आ गया, या डॉक्टर कोई बन गया, तो वो उनके बीच में क्या है, कैसी पोस्टिंग होती थी, हम सब ने देखा है। एक आईएएस रहे हैं, वो जो है जब पीएसयू में पहुंचे तो उन्हें एयर इंडिया के विमान जो है खरीद डाले, 100 विमान, जबकि वो घाटे में जा रही थी कंपनी। आईएएस भी ऐसे ही बनते थे जी। ये प्रक्रिया भारत में शुरुआत से चलती रही है, आज़ादी के बाद से। इसको पहली बार 17 में एनडीए सरकार ने रोका। एनडीए ने एक संस्था बना दी, और वो संस्था एग्जाम लेगी, जैसे मध्य प्रदेश में व्यापम बनाया गया। हाँ। लेकिन व्यापम तो बना दिया, पर व्यापम में जो नितिन महिंद्रा की नियुक्ति हुई, वो दिग्विजय सिंह के आदमी थे। हाँ। और नितिन महिंद्रा के पास में सिस्टम एनालिस्ट थे, और उनने अपने तरीके से जो भर्तियां हुई, वो सारे फर्जी जो एंट्रीज की, वो उनके पास में थी। ये जब बाद में घोटाला खुला तो समझ में सरकार पे आरोप लगे, जबकि सरकार नहीं पकड़ा था। सेम यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया और ये एग्जाम निरस्त कर दिए गए। आज शिक्षा मंत्री पे आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ। ये बात सही है कि एक एग्जाम होने से पूरे देश में जो इम्बैलेंस था वो रोका जा सकता था। हाँ। एक संस्था होने से जी। लेकिन उसी संस्था में यदि कोई लीकेज आ जाता है तो फिर पूरी व्यवस्था भंग हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। इस एग्जाम में क्षेत्रीय में हुआ, कुछ राजस्थान में हुआ। हाँ। राजस्थान में जो लीकेज आए सामने, जिस तरीके से एग्जाम में वो पकड़े गए, वो मैडम ने जो है प्रिंसिपल थी, हाँ। उसने
पकड़ा जिसको उसको छोड़ दिया, दूसरे छुपाया इस तथ्य को कि पेपर कैसे लीक हुआ। तो ये जो लीकेज की प्रक्रिया है, इसमें इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में काम करना बहुत कठिन है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के पास में भी उनकी जिम्मेदारी होती है। कई सरकारों ने, राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं, पेपर लीकेज करने वालों को 10-10 साल की जेल, 3 से 10 साल तक की जेल की सजा दी जानी है। तो वो कानून बन गया, लेकिन एग्जाम को पारदर्शी बनाना है तो सेंट्रल लेवल पे काम करना पड़ेगा, वो किया जा रहा है। और आज जो आवाज उठ रही है आप पार्टी या लालू की पार्टी जो आदेश जो हल्ला कर रही है, उसमें उनकी समस्या यही है कि आपने जो है एग्जाम में क्यों हमें भर्ती नहीं होने दिया। राहुल गांधी जो कह रहा है कि भाई हमें जो है देश के युवाओं के साथ में अन्याय किया जा रहा है, उनको भर्ती से रोका जा रहा है। ठीक है, तो भर्ती से कोई नहीं रोक रहा। जो लोगों ने ईमानदारी से एग्जाम दिए, पास हुए, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग फर्जी हैं उनको रोका जा रहा है। और ये रोका जाना जरूरी है। देश के युवाओं के साथ में अन्याय ना हो, इसकी जवाबदारी सरकार की है। सरकार अपना काम ठीक कर रही है और उसमें सख्ती से काम करना चाहिए ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके और उनको सजा दी जा सके, बिल्कुल साफ एग्जाम हो पाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये परीक्षा यदि है तो परीक्षा नीट की परीक्षा है, नीट ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात आ रही कि ये नीट ही क्लीन नहीं है। यहाँ एक सवाल जो पैदा हो रहा है, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। यहाँ इस पूरे प्रकरण में यदि हम देखें तो सिकंदर यादवेंद्र जो था, जब वो पकड़ में आया और उसकी गिरफ्तारी हुई, और उस गिरफ्तारी के बाद उसका जो कबूलनामा था, उस कबूलनामा में बहुत सारे नाम सामने आए हैं कि वो क्या करवाते हैं, वो पूरा रैकेट कैसे चलता है, अभ्यर्थियों को कौन लेकर आता है। और यहाँ सैफ मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब सिकंदर का इकबालिया बयान हो गया, 161 के तहत बयान हो गए, उन सब के बावजूद यदि ये चीज़ें अभी की प्रोसेस हो रही है, और ये क्योंकि अब इसमें सियासी समीकरण सामने आ गए हैं और अब इसको राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पूर्व उप मुख्यमंत्री के पीएस का नाम शामिल हो जाना, तो सिकंदर की उनसे करीबी प्रीतम और सिकंदर के करीबी संबंध हैं, इन संबंधों को पहले क्यों उजागर नहीं किया गया? देखिए, जो ये पेपर लीक का हुआ है, नीट का मामला, सिर्फ एक स्टेट में नहीं हुआ, कई अलग अलग स्टेट्स में हुआ, हरियाणा में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ और कई जगह हुआ है। तो ये फेलियर तो जो संस्था इसको ले रही है, सबसे बड़ा फेलियर तो उसी का माना जाएगा, क्योंकि वो व्यवस्थाओं को इस तरह बना नहीं पाए। दूसरा मेरा ये कहना है कि इस तरह के तमाम घोटाले आप भी के नहीं, बहुत पहले से हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें व्यापम भी शामिल रहा और टीचर भर्ती घोटाला रहा, पटवारी भर्ती घोटाला रहा, तमाम घोटाले ऐसे आते रहे सामने हमारे, कि जिनसे ये साबित होता है कि इस तरह की परीक्षाओं में धांधली होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके खिलाफ अभी तक कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और अगर ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती तो आगे कोई इसको करने से डरता। अब जहाँ तक सवाल आपने उनका नाम लिया है, तो हो सकता है कि वो इसमें शामिल हों, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति इसमें शामिल हो तो किसी का भी करीबी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि ये लाखों बच्चों के और देश के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। और मेरा ये कहना है कि सभी जो ज़्यादातर लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, वो इसलिए पाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक संरक्षण होता है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो, चाहे विपक्ष हो, जब तक बड़ा लोगों का संरक्षण नहीं होता, इतना बड़ा कदम बहुत मुश्किल है कोई उठाए। तो ये जो इनके जहाँ तक इनके तार जुड़ रहे हैं, उनको भी इसकी जांच के दायरे में लेना चाहिए और सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा इस तरह के किसी भी घोटाले को या चीज़ को करने से पहले कोई लोग जो है वो सोचें। ठीक है, यहाँ बात हो रही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। वो कड़ी कार्रवाई को लेकर के भी बात उठ रही है कि कड़ी कार्रवाई करेगा कौन, क्योंकि कई छात्रों ने मांग उठाई है कि सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई, हालांकि सीबीआई जांच की बात सामने आ गई है कि सीबीआई जांच होगी इस मामले में, लेकिन एक बड़ी बात जो यहाँ निकल के सामने आ रही है कि ये इस बार मामला सामने आया जब सिकंदर पर संदेह हुआ और सिकंदर यदुवंशी को पकड़ा गया। उसके बाद में उसका जो रिश्तेदार है, जो उसका जो भतीजा होता है अनुराग यादव, उसको पकड़ा गया, तो खुलासे परत दर परत खुलासे होना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात आ रही है, और राजावत जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार मामला सामने आया कि सरकारी गेस्ट हाउस में अभ्यर्थियों को बुलाया गया, छात्रों को बुलाया गया, 24 घंटे पहले उनसे पेपर रटवाया गया उनको, और उसके बाद में वहां से दूसरी जगह भी ले जाया गया उनको पेपर सॉल्व करने का अवसर देने के लिए, और बाद में उनको परीक्षा केंद्र लेकर जाया जाता है। ये मामला इस बार सामने आएगा, क्या इस बात की संभावना नहीं बनती कि ये पहले से भी होता आ रहा होगा, विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी इस तरह की धांधली हुई होगी? देखिए, चोर चोर मौसले भाई, अगर हम बात करें नीट की या नेट की, जिस भी एग्जाम में अगर आप दे रहे होते हैं, खासतौर से जो
हाई लेवल की या यूनियन लेवल की जो एग्जाम होती है, सेंट्रल लेवल की एग्जाम होती है, उनमें इस तरह की धांधली पहली बार नहीं हो रही। इसका आप हम लोग शिकार हुए हैं। कई बार ऐसी एलिजिबिलिटी हम रखते हैं जब हम काम करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो हमारे क्लासरूम में या हमारे जो आसपास में हम अपने आप को आंकलन करते हैं और जब खुद को स्कोर करते हैं उसके बाद जब परिणाम आते हैं तो जनरली कम देखने को मिलता है। अब जिस तरह से ये सामने क्लियर हो चुका है, ये ज़माना बदल रहा है, क्योंकि ज़माना सोशल मीडिया का है, मीडिया का है, जहाँ पर एक मीडिया शुरुआती दौर में इसको दिखाने से बच रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन जब सोशल मीडिया ने इसको इतना लाइमलाइट में ला दिया कि अब इसको मीडिया की सुर्खियों में आना कंपलसरी हो गया है। ऐसे केसेस में बड़े नेताओं के, बड़े अधिकारियों के तार जुड़ना एक कारोबार के रूप में चल रहा है। ये कोई सिंपल नेक्सस नहीं है। जनरली ये नक्सलाइज केवल बंदूकधारियों के पास नहीं होता। हाँ। ये एक ऐसा नेक्सस है जिसमें देश की क्वालिटी को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं, जिनका कोई धर्म, मजहब या पार्टी नहीं होती। अब ये पार्टी जो तैयार कर रहे हैं, ये पहले दिन पैदा नहीं हुए, ये सन 80 और 90 के बीच की वो नस्लें हैं जो इनको पोषित कर रही हैं, और 90 से 2010 के बीच की नस्लें हैं जो इनको एग्जीक्यूट कर रही हैं, और आज की जो नस्ल है उसका शिकार हो रही हैं। यानी लगातार 30-35 वर्षों से ये लगातार होता आ रहा है। और चाहे पिछली बार हमेशा साल में एक बार टेस्ट हुआ करते थे, अब साल में 2 बार टेस्ट होते हैं, चाहे यूजीसी नेट का हो या नीट का हो। लगातार परिवर्तन लाने के पीछे उनकी मंशा रहती है कि एक तरफ जहां पर उनके ग्रेड वाले जो लोग हैं वो आ जाएं, लेकिन इस तरह के फेलियर मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान के हवाला देना चाहता हूँ। व्यापक मामला तो आपको पता ही है। हाँ। राजस्थान में आरक्षक भर्ती के लिए और एसआई की भर्ती के लिए सीधे मेरे लिए प्रपोजल आया कि भाई साहब 15 लाख रुपए दीजिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे बेनिफिट वो लोग कर रहे हैं जो गांव में पहले चोरियां करते थे। हमारे यहाँ पर कई ऐसे साथी हैं जो कई बार कई मामलों में चोरी में, यहाँ तक कि भैंस चोरी में नाम आया, वो वहाँ पे ऐसा ही बन चुके हैं। ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ये ना केवल कांग्रेस सरकार में, भाजपा सरकार में भी ऐसा हुआ है। कई ऐसे शिक्षक हैं जो कहीं ना कहीं किसी खेत में चोरी करते पकड़ाए या पानी चोरी करते हुए पकड़ाए, बाद में वो लोग वहाँ के शिक्षक बन गए या प्रधानाचार्य बन गए। ऐसे कई मामलों में जो हम लोग फेस कर रहे हैं, ये पूरा एक नेक्सस डेवलपमेंट किया जाता है जिसमें व्यापार की तरह। हाँ। केवल अब क्या बात कर रहा हूँ कि पहले करप्शन हुआ करता था। हाँ। अब ये एक ऐसा एजुकेटेड व्यापार बना दिया है जिसमें लोग अपनी अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे हैं। इसमें राजनेता हो, अपने अधिकारी हो या अन्य भ्रष्ट जो करियर में किसी न किसी रूप में इसमें घुस जाते हैं। हाँ। और उसको नेक्सस के रूप में बड़ी सावधानी से कई वर्षों से चला रहे हैं। इस पर पाबंदी पहली बार इतनी बड़ी देखने को मिली है कि सीबीआई जांच हो रही है। हाँ। और काम हो रहा है। तो इस पर अगला सवाल यही होता है, क्या नीट के एग्जाम को लेकर पुनः समीक्षा की आवश्यकता है? हाँ। आवश्यकता क्या है कि राजनेताओं के नाम जोड़ रहे हैं, उनका करियर, उनके ना चुनाव लड़ने पर, ना उनको आगे भविष्य में राजनीति करने पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, सरकारें बदलती रही हैं, रवैया वही रहा, ढर्रा वही चला रहा है। लेकिन यहाँ अब इस मामले में जिस तरह से इसको सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री पर, श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, क्या इसमें तेजस्वी यादव की संलिप्तता हो सकती है? उस संभावना पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। दूसरा, उनके पीएस की संलिप्तता पर संदेह बताया जा रहा है कि प्रीतम की संलिप्तता, और प्रीतम ने ही कमरा बुक कराया था छात्रों के लिए, सिकंदर का भी उसमें जिक्र आया है। नहीं, जो वर्षों वर्ष से ऐसे कामों में लगे रहते हैं, कभी ना कभी उसका पर्दाफाश तो होता ही है। और ये भी बात कहना अनुचित नहीं होगा कि अगर एक बार कोई गलत बात पकड़ी गई तो ये माना जा सकता है कि ये आज नहीं है, ये पहले से चलता होगा। ठीक है। लेकिन मेरा विचार ऐसा है, ये समस्या किसी एक विषय को लेकर नहीं है। ये समस्या तो चरित्र का संकट है। इस समाज की जो व्यवस्था है, हाँ, ये बड़ा विषय है। समाज में काम करने वाले सभी लोगों को चिंता का विषय है। मैं इस मामले में मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए नहीं, बल्कि मीडिया में पहले से परंपरागत रूप से जो रहे लोग, उनको बधाई देना चाहूँगा। जब उनको व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा तो वो मीडिया के क्षेत्र में आए, चाहे वो लाजपत राय हों, चाहे महात्मा गांधी हों। कहते थे हम कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो यानी जब लड़ना होता था और उस सिद्धांत पर डटे रहते थे और लड़ते थे। तेजस्वी यादव के इस मामले में संलिप्तता हो सकती है क्या? नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है। उसकी सीबीआई जांच हो गई और अब सीबीआई जांच के मामले में गया, इसलिए इस विषय में किसी को
अभी कुछ कहने के बजाय सीबीआई जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया है, जितने छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, बयान हुए, खुलासे हुए हैं और कबूलनामा हुआ है कि हाँ इसमें छात्रों को बुलाया गया, सरकारी गेस्ट हाउस में बुलाया गया और उनको वहाँ पेपर रटवाया गया 24 घंटे पहले। ये तो साफ हो चुका है। नहीं, जितना साफ हुआ है इसके आगे की बड़ी कहानी भी सामने आएगी। अगर सीबीआई जांच से हम का इंतजार हम करें तो धीरे धीरे सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा तो कहना यह था कि समाज में जिस तरह से नीचे चरित्र का जो संकट है, हर आदमी किसी न किसी तरह समस्या से जूझने के बजाय अपना काम निकालना चाहता है। मसला वहाँ है। बिल्कुल। पढ़ाई करने के बजाय लोग पैसे देकर पास होना चाहते हैं जी। डॉक्टर घर पे इलाज करना चाहता है, अस्पताल में ना जाने के बजाय। राशन कार्ड अपात्र का बन जाता है, पात्र का नहीं बन जाता है। आयुष्मान कार्ड अस्पताल में भर्ती मरीज जो अंतिम सांसें गिरता है उसका नहीं बनता है, कोई बड़ा आदमी कहता है तुरंत बन जाता है। सभी जगह देखा जाता है पूरे कुएं में भांग घुली हुई है और तमाम हर तरह की चीजों में हर तरह की योजना में ये बात सामने आ रही है। अगर चरित्र का सुधार होगा हमारे स्तर पर, समाज के स्तर पर, तो इस समस्या का हल स्थायी रूप से निकलेगा। बिल्कुल, यही बात लेकर संदीप पाठक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा कि बात हो रही है छात्रों के भविष्य की। 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, कुछ छात्रों को 720 में से 720 अंक मिल गए, कुछ को 720 में से 718 अंक मिल जाते हैं। कहा जाता है कि ग्रेस मार्क दे दिए टाइम की कमी के कारण, वाले कारण गिना दिए जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो छात्र जिन्होंने वास्तव में इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत की है, जो काबिलियत रखते थे कि वो 720 में से 700 अंक प्राप्त कर सकते थे या 698 अंक प्राप्त कर सकते थे, वो उस चरण को नहीं छू पाए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने अपने बच्चों को ग्रेस मार्क दिलाने के लिए या 100% मार्क दिलाने के लिए पैसे खर्च कर दिए और जो वास्तव में एलिजिबल थे, जिन्होंने मेहनत की है, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके अभिभावकों के पास पैसे नहीं थे, तो वो पेपर नहीं खरीद पाए और इसलिए मार्क से कम रह गए और वो उस स्तर को नहीं छू पाए। तो ऐसी स्थिति में वास्तविकता में यदि हम देखा जाए तो प्रतिभा को दबाने की कोशिश है, ये योग्यता का हनन करने की कोशिश है। और जैसा कि कहा श्याम मोहन श्रीवास्तव जी ने कि ये चरित्र के हनन की बात है, तो वास्तव में हमारी शिक्षा का चरित्र कहाँ जा रहा है? शिक्षा का चरित्र बहुत ही नीचे स्तर पे आ गया है, क्योंकि मूल्य आधारित शिक्षा अब नहीं है, परीक्षा आधारित शिक्षा हो गई है। जब 24 लाख लोगों में से 50-60 हजार या 2.5 लाख लोग यदि लेने हों तो यहाँ परीक्षा उनका मूल्यांकन नहीं कर रही, उनकी छटनी कर रही है। तो जब छटनी करना होगा तो छटनी के पैमाने अलग होते हैं जी। सबसे बड़ा फेल्यूर यहाँ एनटीए का है, जो संस्था यह परीक्षा करा रही है। कारण उसका ये है कि उसने इस बात को चाक चौबंद किया ही नहीं, और अपन जितने भी राजनीतिक लोगों के नाम ले रहे हैं या उस पर बात कर रहे हैं कि वो है नहीं है, ये नजीर पेश करके एक ध्यान बांटना है। क्योंकि यहाँ से मूल आदमी कहीं और है। जिस तक जनरली इतनी जांचें होती हैं, इतने छापे पड़ते हैं, फिर भी हम लोग ऊपर की छटनी हो रही है, जड़ों पे कोई पहुंचता ही नहीं है और जड़ अंदर ही अंदर फैलती जा रही है। तो उसका नतीजा आज हम 30-35 सालों में देख रहे हैं कि चाहे कोई भी काम हो, अगर आप बहुत छोटी छोटी नजीर लें, मध्य प्रदेश में एक शिक्षा मंत्री थे, उनकी बेटी का पीएमटी में सिलेक्शन हो गया तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा था। अगर उस स्थिति से बात करें तो ये चला आ रहा है, लेकिन पहले भी होता था। लेकिन जिस स्तर पे ये जड़ें मजबूत होती जा रही हैं और ये सिंडिकेट काम करता जा रहा है, इतने लोग, इतने बड़े लोग, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग जेल चले गए, लोगों की जानें चली गई, सब कुछ हुआ इसमें, लेकिन फिर भी उसमें सुधार नहीं आया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुझे जो लगता है वो ये है कि हमारी नीयत जो है, जो नीति निर्धारक हैं, उनकी नीयत में इस बात का साफ गोई होनी चाहिए कि ये बात वहां तक ना पहुंचे। और ये बीच में से कैसे लीकेज होता है, क्योंकि अगर मोबाइल से पे एक जर्नलिस्ट है, बलिया का एक केस है, एक जर्नलिस्ट को पेपर मिल गया, उसने वहां के डीएमओ टीसीएस को वहां फॉरवर्ड कर दिया, उसी के खिलाफ मुकदमा कर दिया। अगर आप बताइए कि जर्नलिस्ट के खिलाफ जो अवेयरनेस लाने के लिए काम कर रहा है, यदि सिस्टम उसके खिलाफ मुकदमा कर देगा तो ऐसे में आप उम्मीद किससे रखेंगे? आखिर न्याय के लिए, उन बच्चों के लिए लड़ाई कौन करेगा? और रही बात जुडिशरी की, तो जुडिशरी में जाके सबसाइड हो जाता है हर आदमी, बस एक बात के बाद आखिरी में वहां तक पहुंचा दी जाएगी और उसके बाद कह दिया जाएगा कि मामला न्यायालय में है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। नहीं, टिप्पणी तो बनती है क्योंकि यहाँ छात्रों के भविष्य की बात है, देश के भविष्य की बात है। क्योंकि देश का भविष्य जिस हम बर्बाद कर रहे हैं, वो छात्र जो उस परीक्षा में सेलेक्ट होकर के देश के कई क्षेत्रों में जाकर के कार्य करेंगे, देश के विकास की गति को दिशा देंगे और उस गति में अपना योगदान देने वाले हैं वो छात्र। यदि वही छात्र वो चाहते हैं कि उन्हें शासकीय सेवा प्राप्त हो, नौकरी प्राप्त हो, क्योंकि ये जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो मास्टरमाइंड भी सरकारी सेवक है और एक इंजीनियर जो सरकारी सेवा में है
वो इस पूरी चीज का मास्टरमाइंड बता जा रहा है। लेकिन मास्टरमाइंड कितने हो सकते हैं, मास्टरमाइंड कौन कौन हो सकते हैं, इस पर अभी सवाल निशान लगे हैं। और जैसा कि आपने कहा भी कि सीबीआई जांच है, टिप्पणी करना जरूरी है, भले ही जांच चल रही हो, लेकिन यहाँ जांच पर जो दृष्टिकोण होगा, जिस दिशा में जांच होगी, उस जांच के बाद क्या क्या परिणाम सामने आते हैं, क्या प्रतिवेदन सामने आते हैं, जांच कहाँ गई। राधेश्याम अग्रवाल जी, केवल छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ की बात नहीं है, यहाँ बात है, जैसा कि आपने कहा भी, कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। इसमें जो लोग संलिप्त हो सकते हैं, जिनकी संलिप्तता सामने आ चुकी है या आने वाली है, या जिनकी संलिप्तता पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, वास्तव में क्या उन्हें हक है देश के भविष्य से खिलवाड़ करने का? देखिए, ये देश का भविष्य तो उनका गया, जिन लोगों को अर्थ के युग में जीना है, और पैसे का कहीं ना कहीं से कैसे हो। ये 3-4 माइंडेड नहीं है, इसमें पूरा रैकेट होगा। नीट की परीक्षा जो फेल हुई है और जो पेपर आउट हुए हैं और जो रेस्ट हाउस में जो मामला हुआ है, हाँ, उस मामले के पीछे 3 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग होंगे, और धीरे धीरे पर्चे खुलेंगी। और रहा अदालतों का मामला, कहीं हमने मामले देखे अदालत तक चलते रहते हैं, बहुत सारे केस हुए, और आखिर सब दब जाता है और न्याय कहीं नहीं मिलता है। और भुगतना आम बेचारा जो बच्चा प्रतिभावान है और जिसने पढ़ लिख के अपना पेपर दिया और उसको लाभ नहीं मिला। जिसने परीक्षा दी है, जिसने पढ़ा है, जिसने पेपर दिया है, जिसने मेहनत की है, उसको लाभ नहीं मिला है। और वो जो पढ़ा नहीं है, जिन्हें 24 घंटे पहले पेपर दे दिया गया है पढ़ने के लिए, वो उस लाभ को लेने के काबिल बन गए, क्योंकि 24 घंटे पहले उनको पेपर मिल गया था। और पेपर इसलिए मिल गया कि वो सक्षम थे, वो खरीद सकते थे, तो उनको मिल गया। यहाँ एक बात आ रही कि वो लोग जो इस, जैसा कि राधेश्याम अग्रवाल जी ने भी कहा कि पूरा रैकेट है, इस रैकेट में संलिप्त जो लोग हैं, उन्होंने अपनों को फायदा पहुंचाया, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। लेकिन आलोक सिंघई जी, वास्तव में जो जैसा बताया गया कि इस रैकेट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तेजस्वी यादव का नाम है, हम बात कर रहे हैं, उनके जो पीएस हैं प्रीतम, उनका नाम आ रहा है, सिकंदर ने तो इकबालिया बयान कर ही लिया। तो उन्होंने अपने लोगों को, जैसे अनुराग जो है वो सिकंदर का भतीजा है, अपने अपने लोगों को वो पेपर उपलब्ध कराए हैं। और जो अभ्यर्थियों को समेटने की बात थी, उसमें भी कई लोगों की भूमिका रही। अखिलेश का एक नाम आ रहा है कि उसने कई अभ्यर्थियों को उनसे जोड़ा है, उनसे पैसे लिए हैं, उनको बुलाया गया है। तो ये जो पूरा सिस्टम से काम चला है कि भाई तुम बुलाओ, तुम अपने साथियों को बुला लो, जो परीक्षा दे रहे हैं तुम उन्हें पहचानते, तुम बुला लो। तो ये जो तमाम चीजें हुई हैं, इन सब के बावजूद, क्या आपने एक जिक्र किया, व्यापम का भी जिक्र किया, चर्चा में राजस्थान की परीक्षा भी आई है, उत्तराखंड सरकार कठोर कानून बना चुकी है पेपर लीक को लेकर। उसके बावजूद देश में यदि इस तरह की गतिविधि होती है, तो वास्तव में इन परीक्षाओं का औचित्य रह जाता है, या फिर इन संस्थाओं का भी औचित्य रह जाता है, या संस्थाएं केवल दिखावे के लिए हैं? नहीं, संस्था का औचित्य तो है, संस्था बनाई इसलिए गई थी। आप ये देखें, बाला साहब ठाकरे एक बहुत अच्छी बात कहते थे, एक बिहारी 100 बीमारी। आप ये देखें, बिहार में ये चीज क्यों पनपती है? हाँ, लालू प्रसाद यादव की एक बेटी रोहिणी डॉक्टर है, वो डॉक्टरी कब हुई थी, वो एग्जाम कैसे पास हुआ था, आप हिस्ट्री में जाएं तो उनके परिवार की कहानी खुल जाएगी। चारा घोटाले में खुद लालू यादव किस तरीके से शामिल थे, तेजस्वी खुलेआम क्यों चुनौती देते रहे। तो ये जो है बिहार में शक्की सुई उनके परिवार पे अकेली शक्की सुई नहीं है, वो तो स्थापित है बात। उनके राज में जिस तरीके से बिहार में लूटपाट होती थी, वो सबके सामने है। अब आप ये देखें, कोई एक संस्था यदि एग्जाम ऑर्गेनाइज करती है तो वो किसके माध्यम से करेगी? अपनी लोकल यूनिट्स के माध्यम से करेगी। और लोकल यूनिट यदि चोरी करने लग जाए, लीकेज करने लग जाए, तो क्या किया जा सकता? क्या आप ऊपर बैठी संस्था का गला पकड़ लेंगे? तो ये जो है देखना पड़ेगा, इसकी जांच जिस तरीके से सीबीआई के पास में या कोर्ट में पहुंची है, जो फैक्ट्स आए हैं सामने, हाँ, उनके आधार पर देखा जाए तो असली कल्प्रिट पकड़ में आएंगे। लेकिन आप क्या करोगे? आप यदि इस देश में एक अच्छा एग्जाम करना चाहते हो तो कैसे करोगे? एक संस्था बना के आप अपने यहाँ के लोगों को देखोगे, हाँ, उनके माध्यम से ही तो करोगे एग्जाम। लेकिन यदि वो लीकेज कर देंगे तो इसके लिए संस्था को दोषी ठहरा दिया जाएगा क्या? हाँ। तो ये देखना पड़ेगा, इसमें चलताऊ भाषा में नहीं बात की जा सकती जी, एविडेंस पे काम करना पड़ेगा। हाँ। आप ये देखें कि कोई एक संस्था, हमने यदि आप ये देखें, मध्य प्रदेश में ही हमने कई आईएएस देखे, हाँ, जिनके सिलेक्शन हुए थे। कभी वो जो संजय गांधी की सहेलियां हुआ करती थी, हाँ, वो आईएएस बन गई। उनका पूरा आईएएस का कार्यकाल हमने सबने देखा है, क्या किया उनने। हाँ। वो पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करती रही और जो है स्टेट के संसाधनों का दोहन करती रही। तो क्या ऐसे लोगों को सिस्टम में घुसने दिया जाएगा? हम सरकारों में क्या सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां करना चाहते हैं या आम बच्चों को पहुंचाना चाहते हैं? आम नागरिक के बच्चे जो हैं
वो देश के लिए काम करते हैं। और यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्य करता है, लालू प्रसाद यादव की जेल में जो आदमी लड़का सेवा करता था, उसको आप एग्जाम में बिठा रहा हो, पास करा के डॉक्टर बना रहा हो या पीएसयू का चीफ बना रहा हो, तो ये जो षड्यंत्र है ये क्यों नहीं उजागर होना चाहिए? और ये इस पे जांच होनी चाहिए। नीट एग्जाम जो कैंसिल किया या जिस तरीके से रोका अभी, नेट को भी रोका, तो ये अच्छी चीज है, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये बच्चों को एग्जाम में जाने से रोकने का प्रयास नहीं है। आप ये देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर में लगातार सुपरविजन होता है, आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, कोई बच्चा कैसे काम कर रहा है, कैसे नतीजे ला रहा है, बार बार जब देखा जाता है तब उसको आगे बढ़ाया जाता है। क्योंकि बैंक का चीफ बनता है तो उसका पूरा परफॉर्मेंस पूरे कार्यकाल का देखा जा सकता है। लेकिन सरकारी नौकरियों में ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरियों में विजिलेंस की बहुत कमी है। और कोई एक बार भर्ती हो जाता है, वो जिंदगी भर क्या कर रहा पता नहीं चलता। जैसा सभी ने कहा, ऐसे फर्जी लोग जिनको हम जानते थे, जिनकी कोई योग्यता नहीं, वो बड़े बड़े पदों पे है। तो ये जो सरकारी नौकरियों में चलता रहा, इसी को रोकने के लिए तो संस्था बनाई गई। बिल्कुल। और ये इसकी जांच होनी चाहिए और निश्चित रूप से अच्छे लोग नौकरियों में आए, सरकारी नौकरियों में आए, जो समाज के लिए काम करें, वो ज्यादा जरूरी। बिल्कुल सही बात आपने कही कि यहाँ योग्यता को वरीयता दी जानी चाहिए, योग्यता को स्थान दिया जाना चाहिए। और यदि योग्यता को स्थान दिया जाएगा तो वास्तव में जिस विकास की हम बात करते हैं, जिस गति की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, यहाँ हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो वहाँ उन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन सैफ मलिक जी, सवाल ये पैदा होता है, इतनी लेयर, सिक्योरिटी की इतनी लेयर होती हैं कि जहां पेपर सेट होता है, फिर उसके बाद में प्रिंटिंग के लिए जाता है, प्रिंटिंग के बाद में फिर उसको पेटी बंद कर दिया जाता है कि वो सेंटर में पहुंचाने की जिम्मेदारी किसी को दे दी जाती है, वही व्यक्ति सेंटर में पहुंचाएगा। इतनी सिक्योरिटी लेयर के बावजूद भी पेपर लीक हो जाना क्या जाहिर करता है? देखिए, इसमें क्या है कि जो नाम आ रहा है, एक माफिया थे विजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने 40-45 दिन पहले इस बात का बोला था, बयान दिया था कि नीट के पेपर लीक होने वाले हैं, और विशाल चौरसिया का एक नाम लिया गया था। और उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि एक एक्सेलेंस प्रिंटिंग प्रेस है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता की, वहाँ पर पेपर छप रहे हैं और पूरी संभावना है कि ये पेपर लीक होगा, क्योंकि उस प्रेस के बारे में पहले भी इस तरह की शिकायतें थीं। क्योंकि नेट ने कंपनी तो बदल दी थी जो उसको काम को करवा रही थी, कंपनी बदलने से हल इसलिए नहीं हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस तो वही रही। तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, जो शक के दायरे में होते हैं, उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें रुकेंगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथी सिंघई जी ने कहा बड़ी संस्थाओं को लेकर, तो अक्सर आप देखते हैं कि शासन प्रशासन की जो भी व्यवस्था होती है या कोई भी इस तरह की संस्थाएं बनाई जाती हैं, तो सत्तारूढ़ दल वहाँ अपने लोगों को अपने हिसाब से, अधिकारियों को तैनात करते हैं ताकि हमारी मर्जी से काम हो सके। और उसी तरह के लोग बैठाले जाते हैं इन ऐसी संस्थाओं में भी और तमाम जगहों पे, जो ऊपर अपने आकाओं की सुन सकें। बिल्कुल साफ बात कह रहा हूँ। तो और ऐसे ईमानदार लोगों को नहीं आगे बढ़ाया जाता जो किसी की न सुनते हों। हमारे यहाँ एक छवि भारद्वाज मैडम थी, कमिश्नर थी भोपाल की, और बड़ी अच्छी उनकी कार्यशैली थी। मैं इसलिए उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं खुद गवाह हूँ इस बात का। और एक डीजल घोटाला बहुत बड़ा उन्होंने नगर निगम का उजागर किया था, लेकिन उनको छुट्टी के दिन रातों रात 12 बजे उनका यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। तो इस तरह के जो अधिकारी होते हैं उनको ईमानदारी से काम ही नहीं करने दिया जाता। और रहा सवाल राजनीतिक दलों का संलिप्तता, तो सभी दल इसमें शामिल हैं। जो टॉपर इंस्टीट्यूट्स के नाम आ रहे हैं, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से जुड़ रहा है। पटवारी भर्ती घोटाले के जिस कॉलेज में नाम का आया था, उसमें भी भाजपा नेता का नाम आया था। तो देखने में ये आ रहा है कि जो ये राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हैं, वो किसी न किसी तरह इन मामलों में जुड़े हुए हैं, और उनके इशारों पर ही जो ये निचले स्तर के जो माफिया कह लें या जो भी कह लें, इस तरह के लोग उनके इशारे पे काम करते हैं, क्योंकि उनको उनका संरक्षण प्राप्त होता है। जब तक इस तरह के संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी और ईमानदार अफसरों को ऐसी संस्थाओं में नहीं बैठाला जाएगा, तो व्यवस्था में सुधार होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, अपनों को लाभ देने के लिए और अपने चहेते अधिकारियों को ऐसी जगह पर बिठा दिया जाता है, ऐसे स्थान पर बिठा दिया जाता है ताकि वो उनकी बात माने। लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो हमने देखा कि जब से ये प्रकरण उठा है, दामोदर राजावत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब से ये प्रकरण सामने आया है, इसमें एक मुख्य बात और सामने आई थी कि जब विंडो क्लोज कर दी गई, आखिरी तारीख थी नामांकन भरने की, उसके बाद में उस तारीख के कई दिन बाद रात को 11:30 बजे वो विंडो ओपन की जाती है
और विंडो ओपन करने के बाद में कुछ विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र बदल दिए जाते हैं और वो परीक्षा केंद्र वही होते हैं और वही छात्रों के होते हैं जिनके 720 में से 720 अंक आए हैं। तो ये चीज़ कैसे हो सकती है कि यदि विंडो क्लोज हो गई है, आखिरी तारीख निकल चुकी है नाम भरने की कि आपको प्रवेश पत्र भरना है उसमें, तो उसकी तारीख निकल गई, उसके बाद एक दिन रात में कुछ देर के लिए 11:30 बजे विंडो खोल दी जाती है और कुछ छात्रों के जो फॉर्म हैं उसमें एग्जाम सेंटर बदल दिया जाता है। उनकी जो चूज ऑप्शन होता है उस ऑप्शन में वो फिल कर दिया जाता है और उसी सेंटर के विद्यार्थी 720 में से 720 अंक ले आते हैं। सूरज जी बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल भी है आपका। सवाल इतना सा है कि साइबर सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट होते हैं, अगर साइबर स्कॉलर आज देश में तैयार नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे ये ऐसी संस्थाएं हैं जो काम नहीं कर पा रही हैं। अगर मैं क्योंकि साइबर एक्सपर्ट भी हूँ, मैं समझता हूँ चीज़ों को कि अगर एथिकली कोई चीज़ ऑडिट पे दी जाए तो ऐसी एजेंसीज हैं जो सीसा है, ऐसी कई एजेंसी है, 12-13 एजेंसी है इंडिया में जो साइबर ऑडिट का काम कर रही हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हो या किसी भी तरह के चीज़ों को वो ऑडिट करती हैं। लेकिन उनके पास उसी पुराने ढर्रे से स्टाफ हायर होते हैं या प्रमोशन होते हैं जो उनको नहीं समझ पाते। अगर साइबर स्कॉलर्स यहाँ पर तैयार हों इंडिया में, लास्ट टाइम आपके नालंदा यूनिवर्सिटी में आपने पूरा लेक्चर रखा था, पूरा कार्यक्रम रखा, उस पर मैं प्रधानमंत्री जी का और एजेंसीज का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि अभी आवश्यकता है कि ऐसे केसेस से निपटने के लिए आपको साइबर स्कॉलर्स टीम तैयार करनी चाहिए, जिनके लिए स्पेशल पोजीशंस आप तैयार करें और उसको इतिहास या क्या आसपास घट रहा है उनसे नहीं, बल्कि लैंग्वेजेस जो कि एथिकली जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके लिए नेशनल एग्जाम करा के इस तरह की एडिशनल भर्तियां कराएं। जो आपका सवाल है वो साइबर सिक्योरिटी का बहुत इजी है, क्योंकि साइबर में कभी डाटा इरेज नहीं होते हैं। आप एक हार्ड डिस्क होती है, कोई मामला होता है, यहाँ पर डापाम के मामले कई बार हार्ड डिस्क को इधर से उधर मूव किया गया लेकिन कभी भी वो डाटा इरेज नहीं हुआ है। ये उसी से उजागर हुआ है कि विंडो क्लोज होने के बाद एक बार फिर खोली गई है। देखिए अभी तक आपको केवल जानकारी है, साइबर एक्सपर्ट इस बात को साबित करते हैं, लेकिन साइबर एक्सपर्ट की सुरक्षा कई मामलों में उन्हीं को उसी मामले में फंसा दिया जाता है और उसके बाद नुकसान होता है। एजेंसीज भी किसी न किसी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करती हैं, दबाव में रहती हैं। जैसे एक लेबोरेटरी गवर्नमेंट की होती है, एक प्राइवेट होती है और एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी होती है, ऐसे ही हमारे पास साइबर ऑडिट के 3 चैनल होने चाहिए, जहां पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करे, प्राइवेट जो ऐसा करने से ये जो परीक्षाओं में धांधली होती है, जो पेपर लीक होते हैं, वो रुक जाएंगे। डेफिनेटली आपका पेपर का जो आपने जो अभी बताया कि जिस तरह से बैकडोर एंट्री बाद में हुई है या समय खत्म होने के बाद में एंट्री हुई है, उनकी मंशा नहीं थी, या उनको कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जाम एजेंसी होती है एनटीए, जिसमें आपने बताया, एनटीए को पता ही नहीं होता है कि उनकी विंडो बैकएंड में ओपन हुई है। अगर इसमें उनका पोर्टल ही इस तरह से अलाउ किया गया है तो इस पर संदेह केवल कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि सेंट्रल एनटीए का हाथ है। अभी वर्तमान में हम अगर इस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, जो मेरी नॉलेज में साइबर में ऑडिट में नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद मैं बता रहा हूं, अगर पोर्टल को अलाउ किया गया है कि आप लास्ट में अपने सेंटर चेंज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली प्रथम दृष्टि यही होता है कि वहां पर सीधे सीधे जो उनके टेक्निकल लोग हैं, जो एनटीए के टेक्निकल लोग हैं, उनकी गंभीर लिप्तता है। अभी तकनीकी रूप से इतना सक्षम नहीं है। बिल्कुल सक्षम है। लोग हैं अपने आप बात पूरे देश की ना करें, मध्य प्रदेश की ना करें, भोपाल की जहां आप रहते 200 मीटर के रेडियस में ऐसे लोग हैं जो गूगल तक को हैक कर लेते हैं। बिहार में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडिफ के जमाने से स्टार्ट किया कैरियर हैकिंग में, और आज जब स्पेस एक्स जैसी एजेंसी आ गई उनको हैक कर लेते हैं। इंडिया से ही आज बिल गेट्स इंडिया में आके बैठा हुआ है, रिसर्च स्कॉलर तैयार कर रहा है। आज हमें आवश्यकता फिर से है कि इस तरह के एग्जाम पर कंट्रोल करना है, तो वो टेक्निकल ही पॉसिबल हो सकता है। और उनको साइबर ऑडिटर की ऑडिट के अनुसार तीनों लेवल पर चेक करा के उनको सजा होनी चाहिए। तो गंभीरता केवल किसी राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश हो रही है। मैं चश्मा लगाने की बात कर रहा हूँ, जहां मीडिया में डिबेट जाती है कि इस व्यक्ति को इस व्यक्ति से जोड़ दिया, उसका प्रोपेगेंडा क्रिएट हो रहा है। क्योंकि इस पर आपने जब इतना बड़ा आरोप लगा दिया, तो मैं बता सकता हूँ, पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि इस तरह की एजेंसीज अलाउ करती है तो गंभीर टॉप लेवल से ही धांधलियां स्टार्ट हुई है। बाकी बारीकियां प्रिंटिंग प्रेस या वहां पर 2, 4, 10 या 100
लोग वहाँ जुड़ गए, वो एक बहुत बारीक सा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा टॉप लेवल का है। तो गंभीरता से साइबर जांच होनी चाहिए और उस जांच में डेफिनेटली सीबीआई अगर अच्छे से काम करे तो पकड़े जाएंगे। ठीक है, ये बात सामने आ जाएगी कि यदि गंभीरता से जांच होती है और गहन जांच के बाद में सारे तथ्य एक बार सामने आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये हो रहा है कि जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री आज बयान दे रहे हैं, और वो बयान उनका आता है कब, जब पटना हाईकोर्ट के द्वारा बिहार सरकार के आरक्षण को बढ़ाने के मुद्दे पर जो उनका फैसला था उसे रद्द कर दिया जाता है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा श्याम मोहन श्रीवास्तव जी, बात है वो बयान आज आना और ये उनका ये कहना, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना, विजय कुमार सिन्हा कहते हैं कि तेजस्वी यादव की संलिप्तता का संदेह है। इसमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये आज कहने की उपादेयता, और या फिर क्योंकि ये बात तो पहले जिस दिन सिकंदर का बयान हुआ उसी दिन सामने आ गई थी कि वो गेस्ट हाउस गया था और सरकारी गेस्ट हाउस में जाकर के वहां बच्चों को लेकर गए, वहां पेपर रटवाए गए। ये बात सिकंदर अपने पहले बयान में कह चुके थे और इस बात को लगभग 2 दिन बीत चुके हैं। अब उस बात के तीसरे दिन उप मुख्यमंत्री का यह बयान, ये सियासी गलियारों में चर्चाओं के लिए है, आपसी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, या खुद का वर्चस्व बनाने के लिए है? जब जांच होगी और सारी बातें सामने आएंगी, हमने जो कहा है उसको भी हमको साबित करना पड़ेगा। हो सकता है जितने पक्ष इसमें बीच में सामने आए उनको सबको भी जांच में बुलाया जाए, लेकिन जिनके ऊपर देश का भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी है, जो ये चयन करना चाहते हैं कि इन 50, 100, 1000 लोगों के हाथ में हम देश का भविष्य देने जा रहे हैं, अगर वहां भी घपला घालमेल होता है तो ये बहुत चिंता का विषय है। और वास्तव में जिनको जो भी इसमें अपराधी पकड़े जाएं, चाहे वो साइबर अपराधी हो, चाहे मैनुअल अपराधी हो, उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। पूरी देश की तरफ से मांग जाएगी कि उनकी तरफ कड़ी कार्रवाई, चाहे वो कोई भी हो सामने, कितना भी ताकतवर हो उसके सामने, क्योंकि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो वह व्यवस्था से नियंत्रित होना चाहिए, व्यवस्था समाज से नियंत्रित होना चाहिए, तभी ये सिस्टम ठीक होगा। और जहाँ तो ये है कि जिसके पास जो ताकत है वो अपनी ताकत से हकारना चाहता है, जिसके पास धन बल की ताकत है वो धन बल का उपयोग करके अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके पास बाहुबल है वो बाहुबल के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसके पास राजनीतिक बल है वो राजनीतिक बल पर अपने घर के, परिवार के, रिश्तेदार, प्रिय जो है उनको आगे बढ़ाना चाहता है। ये सारा सिस्टम वास्तव में जो योग्य है, जिसने इसके लिए उतनी योग्यता कमाई है, अर्जित की है, उसके आधार पर अगर फैसले होंगे तो सब ठीक होगा। लेकिन उसमें जब जब कोई ऐसा अपराधी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उसी से व्यवस्था में सुधार होगा। सामाजिक स्तर पर तो प्रयास होना ही चाहिए, लेकिन न्यायिक स्तर पर भी इसमें प्रयास होना चाहिए। तो इस व्यवस्था में निश्चित सरकारों की, चाहे राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, उनकी क्या जिम्मेदारी तय होती है इसमें? अगर ये अपराधी पकड़े जाते हैं, उनके पास सबूत होता है, तो जो न्याय करने के स्थिति में है, जो सजा देने की स्थिति में है, वो तो न्यायपालिका का हो गया। उनकी भूमिका या तो निष्पक्ष होना चाहिए या अपराधी को कैसे सजा मिले, इसके सारे इंतजाम। मेरा प्रश्न है, जवाबदेही किसकी तय होना चाहिए? जवाबदेही तो जो जिसकी तरफ ये पूरा काम था, जिसकी तरफ ये पूरी जिम्मेदारी थी, उनके काम में चूंकि एक लीकेज पाया गया, इसलिए वो लीकेज कैसे बंद हो और अपराधियों को कैसे सजा मिले, इस बात की जिम्मेदारी तो उनकी है। आगे चल के ये सामने आएगा कि वो किस तरह अपराधियों को सजा दे पाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। जैसा कि पूर्व में भी चर्चा, आलोक सिंह जी ने भी कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय में मामला है, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने वाला है। लेकिन संदीप पाठक जी, यहाँ एक बात और निकल के पूरी चर्चा में सामने आई है कि छटनी वाली बात। कुछ पद हैं, 1000 की संख्या में मान लें, लाख की संख्या में मान लें, यदि 1000, 50,000 पदों पर भी उतने पद खाली हैं जहां पर वो उस परीक्षा से चयनित लोगों को वो पद दिए जाने हैं, या परीक्षा में प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद में उनको उस कोर्स की शिक्षा प्राप्त करनी है। 24 लाख विद्यार्थी पूरे देश के। तो ये बात तो तय हो गई, जैसा कि कहा कि ये छटनी की प्रक्रिया है, चयन की प्रक्रिया नहीं है, ये छटनी करने का एक उपक्रम है। वास्तव में इसमें भी सुधार होने की आवश्यकता है कि जितने पद हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसमें जो योग्यता रखते हैं, उसके लिए जो चयनित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भी संशोधन और सुधार की आवश्यकता है क्या वर्तमान में? पूरी तरह सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि सत्ता का हर जगह केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण
दोनों एंगल पे बात होती है। कभी हमको कोई चीज़ सेंट्रलाइज अच्छी लगती है, कभी डिसेंट्रलाइज अच्छी लगती है। यहाँ पे मामला ये है कि यदि हम हर राज्य की ज़रूरत और अपेक्षाएं अलग अलग हैं। हाँ। यदि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधित बात करें तो यहाँ की ज़रूरतें अलग हैं, बिहार की अलग है, केरल की अलग है। हम लोग अगर इसको राज्य स्तर पर यदि ये परीक्षाएं पहले होती थी तो वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से, हाँ ये बात सही कि सिस्टम में लचर तो कहीं ना कहीं बात है, लेकिन वो उसको भी थोड़ा सा किनारे रख के अगर आप सोचें तो जो जितनी सिलेक्शन की प्रक्रिया है, ये सेंट्रलाइज होने से देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। पूरे देश की परीक्षा रद्द हुई, कितने लाखों लोग इससे सफर हुए हैं। अगर कभी किसी राज्य में होता था तो एक राज्य प्रभावित होता था। आप जैसे अपन गाय बगाए बिहार का नाम लेते हैं, लेकिन आप देखिए नालंदा भी बिहार में ही है। बिहार ने बहुत कुछ दिया भी है लोगों को, क्योंकि हम अपने देश में कोई शरीर का किसी भी अंग की उपेक्षा करके हम अपना जीवन तय नहीं कर सकते। अभी कल ही वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन को राष्ट्र को समर्पित किया गया, उद्घाटन किया गया। मेरा कहना है कि हम शरीर के किसी भी अंग को अपने उपेक्षित करके अपने शरीर को स्वस्थ नहीं मान सकते। हमारे देश में पूरे के पूरे राज्य, चाहे केंद्र शासित हो चाहे राज्य हो, सबकी उतनी महती आवश्यकता है। अब रही बात डिसेंट्रलाइज करने की, यदि ये इनकी जरूरतों के हिसाब से यदि परीक्षाएं होती हों और अपने राज्य स्तर पे यदि इनका मॉनिटरिंग हो उनकी योग्यता के हिसाब से, और इसमें ये जो बाहुबलियों का जो अपन कह रहे हैं कि जो राजनीतिक संरक्षण है, इसमें जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गाय बगाए पूरी बीच के सबके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिकरण ही उसके पीछे जिम्मेदार है। बिल्कुल, आपने कहा कि ये राजनीतिकरण इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है संदीप पाठक जी, मुझे ये जानना चाहता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि कई विद्यार्थी अपने असफलता पर भावावेश में आकर के या खुद को हीन भावना से ग्रसित होकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, अपने जीवन की इह लीला को समाप्त कर देते हैं। यदि ऐसी स्थितियों में उन विद्यार्थियों को हम देखें कि उन विद्यार्थियों की ओर देखें जो गलत कदम उठा लेते हैं, जिन्हें आवश्यकता होती है कि वो उस मनोदशा से उबर पाएं, लेकिन वो योग्य होते हुए भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। क्या ऐसे लोग जो इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं कि योग्य होते हुए भी यदि वो उस अंक को प्राप्त नहीं कर पाता और अयोग्य होते हुए कोई प्राप्त कर लेता, तो उन पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल हत्या का मुकदमा असली में ये थोड़ा सा कठिन होगा कहना, क्योंकि कानूनी पेच है इसमें। लेकिन बात ये कि स्कूल शिक्षा से जब ये सपने दिखाए जाते हैं आपको कि आप IITN हो, आप एक IIT करने वाले लड़के से जब आप ये बोलते हो कि आपको रेल का इंजन बनाना है, और जब वो ख्वाब देखता है और जब उसको बिजली के 2 तार जोड़ने का भी काम नहीं मिलता है, तो वो बेचारा बहुत दुखी होता है। तो ये हमारे स्कूली शिक्षा तंत्र में बदलाव की आवश्यकता है, जो सरकारी स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को और पब्लिक स्कूलों को जब तक हम एक समान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाते, जब तक वो मानसिकताएं हे दृष्टि खत्म नहीं होगी, तब तक ये दूरियां नहीं कम होंगी। हर स्थिति में अगर सरकारी स्कूलों का जो स्तर गिराने के लिए हमारा ही तंत्र जिम्मेदार है, हमारे ही लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी कभी कोई बदलाव नहीं लाती। अगर कोई ये कहे कि ब्यूरोक्रेसी से कोई बदलाव आता है तो बदलाव केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति से आता है। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ उसको एग्जीक्यूशन का काम करती है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करती। सिर्फ उसको स्पेस इसलिए मिलता है कि वो लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, 35 साल तक वो नौकरी करते हैं और राजनेता 5 साल में बदल जाता है। इसीलिए एक दिक्कत है इस बात की, और इसलिए हमारे तंत्र में राजनीतिक इच्छा शक्ति, जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, राजनीति में प्रबलता से लोग नहीं आएंगे और स्वार्थ से ऊपर उठ के काम नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। खैर, राजनीति और सुचिता जी, आलोक सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बात कहना चाहेंगे, इसमें निराशा का कोई बात नहीं है। ये गलत ढंग से मैसेज जनरेट किया जा रहा है, इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत में इतने लेयर्स के काम है, यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता है बच्चा, तो वो डॉक्टर बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि नीट सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो जरूरी नहीं है नीट पास किया होगा, नीट पास करने के बाद में सरकारी नौकरियों में सरलता जरूर हो जाएगी। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो बेकार हो जाएगा, सिस्टम बेकार हो जाएगा। सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कसौटी पे सिलेक्शन होना चाहिए। रोक दिया गया है एग्जाम, फिर हो जाएगा। किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गलत लोग ना जा पाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। तो इस पर अंकुश लगाने की जो अंकुश लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो अच्छा है। बिल्कुल, इस पर अंकुश लगाने का जो प्रयास किया अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यदि ये मामला उजागर नहीं होता और वो लोग जिनको 720 में से 720 अंक मिल गए हैं और जो वास्तव में योग्यता रखते थे वो उन अंकों से पीछे रह गए हैं, तो अब सुधार तो किया जा रहा है, और सुधार तब किया जा रहा है जब बात सामने आई है, जब बात उजागर हुई है और इसका कच्चा चिट्ठा उजागर हो चुका है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, कबूलनामा हो गया, कई और आरोपी भी गिरफ्तार हो गए पुलिस की हिरासत में। लेकिन इन सब के बीच में एक बात जहां से हमारी चर्चा शुरू हुई थी, राधेश्याम अग्रवाल जी, आपसे पूरी चर्चा पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ ये भी जानना चाहूंगा, तेजस्वी यादव का नाम, प्रीतम सिंह का नाम, सिकंदर का नाम और साथ में ये नाम लेने वाले उप मुख्यमंत्री
का नाम, ये जो तमाम चीजें इसमें आ रही हैं, वास्तव में ठीक है छात्रों के भविष्य की बात है और जैसा कि आलोक सिंह जी ने कहा कि सुधार हो रहा है और जहां गड़बड़ी हुई उस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, लेकिन क्या हर चीज में राजनीति, जैसा कि संदीप पाठक जी ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होना चाहिए, मंशा अच्छी होना चाहिए और इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए तो काम बेहतर हो सकते हैं, तो वो इच्छा शक्ति कब तक आ पाएगी? देखिए आज जो राजनीतिक वातावरण बदला है जी, और उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं, वो गलत है। वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। ठीक है। उधर पटना हाईकोर्ट का भी निर्णय आरक्षण को लेकर आया, आरक्षण निरस्त हो गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें अपनी लार ये ढोल दो कि साहब ये जो नीट की जो परीक्षा में तेजस्वी यादव ने गेस्ट हाउस में घपला किया, तो ये मेरा मानना है कि ये राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक बातें हैं। ठीक है, राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है या फिर सियासी लाभ के लिए, क्योंकि जैसा कि देखा जा रहा था कि जैसे ही बात हुई आरक्षण की, बिहार में जातिगत सर्वे और जातिगत जनगणना की बात हुई और आरक्षण से जो दिया गया उससे सियासी लाभ हो सकता था आने वाले विधानसभा चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रद्द कर दिया है, मामला हाई कोर्ट ने रद्द किया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर के, इस तरह का यह पहला मामला नहीं है देश में और केवल ये बिहार की बात नहीं, हालांकि बिहार में उजागर हुआ है, बिहार में ज्यादा हुआ है, लेकिन पूरे देश में अन्य राज्यों में भी इस तरह की गतिविधियां सामने आई हैं। तो जिन लोगों की संलिप्तता है, यदि उन्हें कड़ी सजा मिलती है तो स्वाभाविक बात है कि दूसरे लोगों के लिए नजीर पेश होगा। लेकिन यदि इस मामले में भी जैसे दूसरे कई मामले हम देखते हैं कई बार लीपापोती कर दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा ना हो क्योंकि ये मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का आलोक सिंह जी, दामोदर राजावती, संजीव पाठक जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, श्याम मोहन श्रीवास्तव जी और सैफ मलिक जी, आप सभी का धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने की बात हो रही है नीट कितना क्लीन है और जो बात सामने है कि अब तेजस्वी का लिंक क्या है, क्या तेजस्वी यादव की संलिप्तता है, क्या तेजस्वी यादव के पीएस जो रहे हैं प्रीतम सिंह उनकी संलिप्तता है और यदि उप मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है तो इसके पीछे कौन से सियासी समीकरण है, यह देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक ऐसे ही मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।